हिने मला बोलवले, हिच्यामुळे मी इथे आलीये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है उतारा। उतारा ये शब्द मराठी का है, यानी किसी भूत प्रेत आत्मा को किसी इंसान के अंदर से उतारने के लिए ये उतारा किया जाता है। तो आइए अब बिना वक्त जाए किए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं मुंबई के कर्जत का रहने वाला हूं। यह घटना उन दिनों की है जब हम सायन की झोपड़पट्टी में रहा करते थे और यह घटना बचपन में मेरे साथ घटी सिर्फ एक घटना नहीं है, घटनाओं की श्रृंखला है। तब मैं 14 साल का था। झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए गली ही उनका आंगन और मैदान होता है। बच्चे वहीं पर खेलते हैं और बड़े होते हैं। ऐसे ही एक दोपहर की बात है। हम बच्चे हमेशा की तरह गली में खेल रहे थे और उस दोपहर न जाने गोदा काकी को क्या हो गया था। वो गुस्से में ही कहीं बाहर से घर आई थी और आते ही उसने न सिर्फ हम सभी बच्चों को डांटा बल्कि एक बच्चे को तो मारा भी। और उस बात से गली में झगड़ा शुरू हो गया। लोग उसे भला बुरा कहने लगे, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे समझा रहे थे, उसकी तरफ से बोल रहे थे। उनमें से एक थी मेरी माँ। मेरी माँ हमेशा गोदा काकी के साथ होती थी। अब यह घटना एक आम घटना लगती जरूर है, लेकिन यह घटना आगे होने वाली डरावनी घटनाओं की शुरुआत थी। अगर आपका बचपन ऐसे ही किसी एरिया में गुजरा होगा तो आपने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि हमारे बचपन में हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें बहुत लाड प्यार करता है, हमारा ध्यान रखता है और इसलिए हम भी उनके घर के आसपास खेलते हैं। ये गोदा काकी भी मेरे पड़ोस में रहा करती थी। गोदावरी नाम था उनका, लेकिन गली की सभी औरतें उन्हें गोदा कह के पुकारती थी और बच्चे गोदा काकी। उनके पति एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, ड्राइवर थे शायद, और वो हमारे घर को लगकर हमारे बगल वाले मकान में पिछले 3 सालों से भाड़े पर रह रहे थे। दोनों पति पत्नी का स्वभाव अच्छा था, कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन उस दिन गोदा काकी को क्या हुआ था पता नहीं। गोदा काकी को वैसे बच्चों से बहुत लगाव था, सबसे ज्यादा मुझसे, क्योंकि मैं उनके पड़ोस में ही रहता था। कोई भी काम होता तो सबसे पहले वो मुझे पुकारती। इसका एक दूसरा कारण भी था कि उसे अपना कोई बच्चा नहीं था। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। हम सबने महसूस किया था कि गोदा काकी का स्वभाव एकदम से बदल गया है। वो कभी हमसे प्यार से बात करती तो कभी अचानक गुस्सा हो जाती थी, कभी अपने घर की चौखट में बैठकर बस हमें घूरती रहती। आस पड़ोस के लोगों ने धीरे धीरे उससे बात करना ही बंद कर दिया और अगले 10-15 दिन गली का वातावरण एकदम खराब रहा। उसका पति एक समझदार और शांत इंसान था। वो सुबह 7 बजे काम पर निकल जाता तो रात के 11 बजे के बाद ही घर लौटता था। लेकिन एक रात अचानक हमें उनके घर से कुछ मारपीट की आवाजें आने लगी। गोदा काकी जोर जोर से कुछ चिल्ला रही थी। हिने मला बोलवले, हिच्यामुळे मी इथे आलीये। वो कुछ ऐसा बोल रही थी कि इसने मुझे बुलाया है, इसके कारण मैं यहाँ आई हूँ। और देर रात पूरी गली जाग गई, भीड़ जमा हो गई। उस वक्त उसका अवतार देखने लायक नहीं था। चेहरा काला पड़ा था, चेहरे पर खरोच के निशान थे। आंखों की पुतलियां बात करते करते अचानक ऊपर चढ़ती थी और जैसे बिजली का झटका लगने पर इंसान झटके से नीचे गिरता है, ठीक वैसे ही बात करते करते वो नीचे गिर पड़ती। लोग समझ गए थे कि ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। हम सभी बच्चे छुप छुप कर वो देख रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक बच्चे को चक्कर आ गया, इतना बेकार कि वो लकवा मारने लगा। और वो अकेला ऐसा बच्चा था जो उसका मजाक उड़ा रहा था। गोदा काकी की हरकतें बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। वो उसे देख हंसने लगी। फिर सब घर वालों ने अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया। उस रात गोदा का पति और गली के कुछ लोग गोदा काकी को कहीं लेकर चले गए थे। मेरी माँ भी उनके साथ थी। घर में मेरे पिताजी, मैं और मेरी बड़ी बहन थी। मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि गोदा काकी बीमार है, इसलिए उसे अस्पताल लेकर गए हैं। लेकिन दीदी ने देर रात दबी हुई आवाज में मुझे बताया था कि काकी को भूत उतारने ले गए हैं। अब उस वक्त मैं बच्चा था तो भूत वगैरह चीजों को समझता था, डरता भी था,
पर पता नहीं था कि ऐसे मामलों में लोगों को कहाँ ले जाया जाता है। सुबह 5 बजे के करीब माँ वापस घर आ गई। वो थकी हुई लग रही थी। आते ही मुझसे लिपट कर सो गई। फिर 9 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि गोदा काकी के पति मेरी माँ से कुछ बातें कर रहे थे। पिछले 2 हफ्ते से देख रहा हूं। गोदा कुछ अजीब व्यवहार करने लगी थी। पहले तो उसने खाना बनाना ही बंद कर दिया। न खुद कुछ खाती थी और न मेरे लिए कुछ बनाती थी। पहले 2-3 दिन मुझे लगा कि उसकी तबीयत खराब होगी। फिर मैंने महसूस किया कि उसने तो भगवान की पूजा करना ही छोड़ दिया है। जब भी कोई बात करो तो बस मुझे घूरती थी। घर में धूप अगरबत्ती जलाओ तो गुस्से से लाल हो जाती। एक रोज तो उसने गुस्से में एक बर्तन मुझे फेंक कर मारा था। जब भी देखो तब मंदिर की तरफ पीट करके बैठ जाती। बीच रात उठकर घू घू की आवाज करने लगती। मैं आपको ये सब बताने ही वाला था, पर लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल एक जगह से अंगारा लेकर आया था और चुपके से उसके तकिए के नीचे छुपा दिया। पर इस बात से वो इतनी बौखला गई कि उसका पूरा रूप ही बदल गया। उसके अंदर जो कुछ था वो जाने के बजाय बाहर आ गया। मैं पड़े पड़े उनकी सारी बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था कि गोदा काकी के साथ क्या हो रहा होगा। जैसा कुछ मैंने भूतों की फिल्मों में देखा था, ये भी बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है। उस दिन के बाद से गोदा काकी एकदम शांत शांत रहने लगी। मेरी बहन ने ठीक कहा था। गोदा काकी को किसी अस्पताल नहीं ले गए थे, किसी भूत प्रेत उतारने वाली जगह ले गए थे। वहां से आने के बाद से गोदा काकी एकदम बदल गई। वो घर के बाहर भी नहीं आती थी, बस खिड़की में बैठी रहती, हमें घूरती रहती और किसी पागल इंसान की तरह अपनी गर्दन को बार बार झटकती। धीरे धीरे हम बच्चों में भी उसके बारे में बातें होने लगी। वो इतनी भयानक दिखाई देती थी कि सभी बच्चे उससे डरने लगे थे। उसके बाल हमेशा खुले रहते, माथे पर सिंदूर कुमकुम कुछ नहीं होता था। कभी सूखी पथरीली आंखों से एक टक हमें घूरती तो कभी एकदम से अपनी आंखों को ऊपर खींच लेती, दाएं बाएं घुमाती, एकदम से अपनी गर्दन झटकना शुरू करती। बच्चों ने तो अपनी खेलने की जगह ही बदल दी थी, पर फिर भी वहां से आते जाते उसकी वो खौफनाक आंखें दिखाई पड़ती थी। ऐसे ही एक रोज हमारे गली के बनिए की दुकान में माँ के लिए एक फोन आया और उसे बताया कि गोदा काकी का पति किसी काम की वजह से बाहर फंस गया है, उसे आने में सुबह हो जाएगी। और फिर घर आकर माँ ने मुझे कहा कि हमें गोदा काकी का ख्याल रखना होगा। माँ ने खुद उसे जाकर खाना वगैरह खिलाया और रात होने पर मुझे कहा, चलो मेरे साथ, आज हम गोदा काकी के घर पर सोने वाले हैं। ऐसा कहते हुए उसने एक पुड़िया मेरे जेब में रख दी। इसे अपनी जेब में रखना, यहां वहां फेंक मत देना। मैंने माँ को वहां सोने से मना किया, कई बहाने बनाए, उसे बहुत समझाया, पर माँ तो मुझे ही ले जाना चाहती थी। मेरी बड़ी बहन के एग्जाम चल रहे थे और मैं अकेला बलि का बकरा बन गया। उन दिनों हम बच्चे गोदा काकी के भूत के बारे में रोज बातें करते थे और वही सभी बातें एक एक कर मेरे दिमाग में आ रही थी। माँ नहीं मानी तो फिर मैंने उसे कहा, जब सब बिस्तर वगैरह लगाकर हो जाए तब तुम मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। कुछ 10-15 मिनट बाद माँ ने मुझे आवाज दी। मैं उस घर के पास जाने से भी डर रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई और मैं चुपचाप अपने ही घर में सोने का नाटक करने लगा। पर माँ भी कहाँ सुनने वाली थी। गुस्से में आकर वो मुझे खींच कर ले गई। घर में कदम रखते ही मैंने देखा कि गोदा काकी तो सो रही थी। सर से लेकर पांव तक उसने चादर ओढ़ रखी थी। वो देख मेरा डर थोड़ा कम हो गया और मैं भी अपने बिस्तर में लपक कर चादर ओढ़कर सो गया। कुछ ही देर में दरवाजे की आवाज हुई। माँ, ये तुम हो ना? चादर ओढ़े रहने के कारण मैं देख नहीं पा रहा था। उस वक्त मुझे हर आवाज फिल्मों की तरह डरावनी लग रही थी। हाँ, मैं ही हूं, सो जा, सुबह जगाती हूं। हाँ हाँ, और जागते ही सबसे पहले मुझे जगाना, अकेले घर मत चले जाना। तू तो 9 बजे से पहले उठता नहीं है। अब माँ को क्या कहता कि मेरी हालत खराब है। मैंने उसे बस इतना कहा, नहीं, वो कल से रोज सुबह हम दोस्त जॉगिंग के लिए जाने वाले हैं, तो मुझे 5 बजे उठा देना। मेरी बात पर माँ हंसने लगी। वो जानती थी कि मैं डरा हुआ हूं। उसने मेरे सिर को सहलाया
और फिर वो भी मेरे बगल में सो गई। धीरे धीरे सब आवाजें शांत होती गई, बस सांसों की आवाजें आ रही थी और ऊपर पंखे की घर घर की आवाज। पता नहीं कितनी देर बाद मैं सो गया। अब सो तो रहा था पर मैं कच्ची नींद में था। उसका कारण था मेरा डर, जो कहीं ना कहीं अब भी मेरे दिमाग में था। नींद में ही एक हाथ मेरे शरीर पर पड़ा। मुझे अपनी मां से लिपट कर सोने की आदत थी, तो शरीर पर हाथ पड़ते ही मैं उससे लिपट कर सो गया। पता नहीं मैं तब क्या सपना देख रहा था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई पालतू जानवर मुझे चाट रहा है, मेरे चेहरे को चाट रहा है। जब मुझे चेहरे पर गीलापन, चिकनापन महसूस हुआ, एक अजीब डर का एहसास हुआ। मैंने भग से आंखें खोली। मेरे चेहरे के बिल्कुल पास गोदा काकी का वो भयानक डरावना चेहरा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए अपनी जीभ से मेरे चेहरे को चाट रही थी। और सच कहूं तो उसकी जीभ उस वक्त बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा लंबी थी, और उस पल एक डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैंने पाया कि मैं अपनी मां के बजाय उससे लिपट कर सो रहा हूं। वो देख मैं एकदम से चिल्ला उठा, पीछे सरका और चादर से अपने आप को ढक लिया। मां भी मेरी आवाज सुनकर जाग गई और मुझे पूछने लगी, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है तू? मैंने अपने पीछे इशारा किया, पर पीछे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने भी देखा, मेरे पीछे गोदा काकी नहीं थी। वो फिर से अपनी जगह पर सोई हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने उसे पहले देखा था, पूरी चादर ओढ़े हुए, किसी मुर्दे की तरह। पर इस बार उसकी चादर हिल रही थी, जैसे वो अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रही हो। फिर मैं वहां रुका ही नहीं। बीच रात टॉयलेट का बहाना कर मैं अपने घर चला गया और वापस ही नहीं आया। पर यह तो एक घटना थी, इससे भी ज्यादा भयानक घटना मेरे साथ होने वाली थी, जिसका मुझे पता ही नहीं था। मेरे लिए वो रात किसी तरह बीत गई थी और फिर दिन गुजरते चले गए। गोदा का पति हर रोज उसे कहीं ले जाता था। मैंने सुना था कि उसका कहीं इलाज चल रहा था। धीरे धीरे वो ठीक हो गई। पहले जैसे नॉर्मल से बातें करने लगी, फिर से बच्चों से प्यार करने लगी, उन्हें अपनाने लगी। बच्चे अब भी उससे डरते थे, पर उसने बड़े प्यार से बच्चों को समझाया और उसके बदले स्वभाव से धीरे धीरे हम सबका डर भी थोड़ा कम होता चला गया। लेकिन मैंने जो महसूस किया था, उस कारण से मैं अब भी गोदा काकी से दूर रहता था। मां ने एक रोज मुझे समझाया भी था कि अब वो ठीक हो गई है, उसे हमारी जरूरत है, उससे प्यार से बात करोगे तो वो और जल्दी ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने भी उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। बचपन में मुझे ये पता नहीं था कि कबूतर जो होते हैं वो भूत प्रेत आत्माओं से आकर्षित होते हैं, या फिर कहा जाता है कि जहां कबूतर पाए जाते हैं वहां आत्मा का वास होता है। उन दिनों मेरे एक दोस्त को कबूतर पालने का शौक चढ़ा था और एक एक कर उसने 12 से 15 कबूतर कहीं से खरीद लाए थे। मैं भी उन्हें देखता था, उनके साथ खेलता था, लेकिन हमने देखा कि वो कबूतर ज्यादातर गोदा काकी के घर के आसपास रुकते थे, उसके घर पर मंडराते थे, उसी के छत पर जाकर बैठते थे। हमें कुछ पता नहीं था कि इसके पीछे क्या कारण होगा। और एक रोज हमने देखा कि अचानक उनमें से 3 से 4 कबूतर गायब हो गए थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि कबूतर अचानक कहां चले गए। हमने उन्हें हर उस जगह ढूंढा जहां वो जा सकते थे, पर वो कहीं नहीं मिले। अब वो पंछी थे तो उन्हें ज्यादा ढूंढने का मतलब भी नहीं था। और उसी दिन हमारे गली में कोई त्योहार था, गली में भंडारा भी था। अब जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि भंडारा यानी यहाँ पर भगवान की पालकी निकालते हैं, सब लोग मिलकर भगवान की पूजा करते हैं और प्रसाद वगैरह चढ़ता है। उस शाम मैं अपने घर में तैयार हो रहा था और तब मां ने मुझे कहा था कि गोदा काकी के घर जा और उससे बोल कि जल्दी से तैयार हो जाए, पालकी निकलने वाली है। पर मैं था कि मैं अपनी ही धुन में था। मां के हटकने पर मैं जल्दी से तैयार होकर पड़ोस में चला गया। देखा तो दरवाजा बंद था, उसे धकेला तो आराम से खुल गया। त्योहार के कारण सब अपने अपने काम में थे। बाहर गली में एक बड़ा सा लाउडस्पीकर बज रहा था, हर कोई यहां वहां भाग रहा था। मैं जब घर के अंदर गया तो गोदा काकी तैयार होकर पहले से ही बैठी हुई थी, हरे रंग की चमकीली साड़ी पहने हुए। मैं उनके पीछे था।
इसलिए मुझे उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने पूजा घर यानी मंदिर की ओर अपनी पीठ की हुई थी। और एकदम से मुझे याद आ गया कि एक रोज उसके पति ने कहा था कि वो मंदिर की तरफ पीठ करके बैठ जाती है। वो बात याद आते ही मैं उससे कुछ कदम दूर ही रुक गया। मैंने दूर से ही उन्हें आवाज दी, काकी, वो माँ ने आपको जल्दी बुलाया है, पालकी के लिए जाना है। गोदा काकी ने बिना मेरी तरफ देखे अपना हाथ हवा में उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। अब मैं घर के बीचों बीच खड़ा था। दरवाजा मुझसे 10 से 12 कदम दूर था और मैंने उनका हाथ देखा। हाथ में खून लगा था। अब न चाहते हुए भी मेरे मन में डर जाग गया। मुझे वहां से कुछ चबाने की आवाज आ रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरा ध्यान उनकी ओर था और एकदम से उन्होंने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। तुझे बोला ना रुकने के लिए, तो तू पीछे क्यों जा रहा है? मैं उस भयानक आवाज को सुन एकदम से रुक गया। 1 इंच भी नहीं हिला। लगा जैसे शरीर मेरा जम गया हो। उसका वो डरावना चेहरा मेरे सामने था। घू घू की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी। खून से सना हुआ चेहरा। आसपास सब तरफ कबूतरों के पंख बिखरे पड़े थे और वो उन्हीं को चटक चटक कर चबा रही थी। उन्हें कच्चा ही खा रही थी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और चेहरा झटकते हुए मुझे देख उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान पालती चली गई। उसने अपने हाथ में पकड़े हड्डी का टुकड़ा चबाया और उसी बैठी हालत में सरकते हुए रेंगते हुए वो मेरे पास आने लगी। एक अजीब हंसी हंसते हुए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, सांसें तेज हो गई, हाथ पैर खड़े खड़े थरथराने लगे। वो मेरे एकदम पास आ गई। उसके ठंडे गीले खून से सने हाथ का स्पर्श मुझे पैरों पर हुआ। फिर से एक बार मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। मैं मां को पुकारना तो चाहता था, पर वो इतने करीब थी कि चिल्लाने से डर रहा था। माँ, माँ, माँ माँ की बस एक माँ। धीमी बारीक आवाज मुंह से निकल रही थी। दरवाजे का एक पल्ला खुला था, लेकिन कोई अंदर नहीं आ रहा था। लगा कि कोई तो अंदर देख ले, कोई तो अंदर आ जाए। इतने सारे लोग हैं बाहर, पर किसी का इस तरफ ध्यान नहीं था। उसने दूसरे हाथ से पीछे से मेरी गर्दन को पकड़ लिया। उसके नाखून चुभ रहे थे। शायद वो जानबूझकर उन्हें चुभा रही थी, मुझे खरोच रही थी। मैं गोदा काकी को कुछ बोलना चाह रहा था, पर थरथराने के सिवाय कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने धीरे से अपना कान मेरी छाती पर लगाया और मेरी तेज धड़कनों को सुनते हुए वो अपने ही चेहरे पर लगे खून को चाटने लगी। उस रात जो मैंने देखा था, उसकी जीभ ठीक उसी तरह थी, हद से ज्यादा लंबी। और तभी मेरी बहन ने खिड़की के अंदर झांक कर देखा। काकी, मां ने आपको जल्दी। उसने सिर्फ इतना ही कहा और वो रुक गई। खिड़की मेरे पीछे थी, पर जैसे ही काकी ने मेरे पीछे देखा, शायद मेरी बहन समझ गई थी कि मैं मुसीबत में हूं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, लोगों को पुकारने लगी। उसी के साथ खिड़की और दरवाजा दोनों धड़ाम से बंद हो गए। उस वक्त काकी ने एक बेहद ही अजीब आवाज की। मैं वो आवाज सुनकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं अपनी मां की गोद में था। जागते ही मैं जोर जोर से थरथराने लगा और रोते हुए मां से लिपट गया। पर सब कुछ यहां खत्म नहीं हुआ था। मैंने देखा कि घर में और भी कई लोग खड़े थे। अड़ोस पड़ोस के 4-5 लोग थे शायद, और वो सभी गोदा काकी के पास खड़े थे। काकी को रसोई की चौखट से बांध रखा था। एक आदमी था काले कपड़ों में, और उसी के पास गोदा काकी का पति बैठा हुआ था। फिर सबसे आखिर में मैंने देखा कि उसी घर के कोने में एक परछाई खड़ी थी, एकदम काली, बेहद काली। उसकी सिर्फ सफेद आंखें चमक रही थी। उसके शरीर पर हरे रंग की साड़ी थी, हरे रंग की चूड़ियां थी, नाखून लंबे और जीभ किसी जानवर की तरह लंबी थी। और उस पल वो भी मुझे ही देख रही थी। मेरे होश में आते ही मेरी मां ने मुझे कहा, देखो तुम घबराना मत, तुम बस कुछ देर हमारा साथ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने रोते हुए उसे कहा, नहीं, मुझे घर ले चलो, मां, मुझे यहां नहीं रुकना है,
वो मुझे मार डालेगी माँ। माँ बार बार मुझे समझाती रही और मैं हर बार उसे वहां रुकने से मना करता रहा। फिर एक आखिरी बार उसने कहा, हम तुझे यहां से नहीं ले जा सकते जब तक कि वो यहां से चली नहीं जाती। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। फिर वो काले कपड़े पहने बाबा मेरे पास आ गए, जिनके चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी थी, उम्र 45 से 50 के करीब। उन्होंने मेरे पास बैठते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हें हम जाने देंगे, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या वो तुम्हें दिखाई दे रही है? मैंने बिना कोई शब्द बोले बस गर्दन को हाँ में हिलाया। उन्होंने अगला सवाल किया, कहाँ है वो? मैंने अपनी नजर उस कोने में घुमाई और वो समझ गए कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। उन्होंने उसी धीमी आवाज में फिर कहा, मैं भी जानता हूं कि वो कहाँ है, किस कोने में है, और ये सिर्फ हम तीनों देख सकते हैं, तुम, मैं और वो बंधी हुई औरत। तुम्हें बचाने गया तो वो उसे मार देगी, उसे बचाने गया तो वो तुझे मार देगी, इसलिए दोनों को साथ रखना पड़ेगा। हमें थोड़ा वक्त दो। उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप वहीं पड़ा रहा। उन्होंने गोदा काकी को एक काले कपड़े पर बैठाया, उसके चारों ओर एक घेरा बनाया और अपने पास की लाल छड़ी जैसी लकड़ी को निकालकर उसके सामने रखा। गोदा काकी ने एक नजर लकड़ी को देख फिर से बाबा की ओर देखा। बाबा ने लकड़ी को नीचे जमीन पर पटकते हुए पूछा, बता तो कौन है और क्या करने आई है यहां? वो बस घू घू की आवाज निकालती रही और एक एक कर सबको घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने जब मेरी तरफ देखा तो डर के मारे मैंने अपनी नजर हटा ली। उसके बाल भीगे हुए थे, बालों में खून लगा था और चेहरा इतना बदल गया था कि अब वो कहीं से गोदा काकी नजर ही नहीं आ रही थी। बाबा ने फिर एक बार छड़ी को जमीन पर पटका। छड़ी की आवाज होते ही उसने झटके से अपने दोनों हाथ बाबा की ओर बढ़ाए, पर वो उनके गले तक नहीं पहुंचे। अपने हाथों को नीचे करते हुए उसने कहा, हिने मला बोलवलंय, हिच्यामुळे मी इथे आलीये। आता मी नाही जाणार, मला रक्त पाहिजे, रक्त त्याचं। और ऐसा बोलकर उसने मेरी ओर इशारा किया। वो कह रही थी कि इसने मुझे बुलाया है, इसी के कारण मैं यहां आई हूं। अब मैं नहीं जाऊंगी, मुझे खून चाहिए, उसका, यानी मेरा। बाबा ने फिर से सवाल किया, किसने बुलाया है तुझे? इस बच्चे ने। उसका चेहरा एकदम से बदल गया, लाल हो गया और वो अपने आप को ही एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगी। इन्हें बोलवलाय। वो कहना चाह रही थी कि वो जिसके शरीर में है उसने उसे बुलाया है। बाबा ने और भी कई सवाल किए कि तू क्यों आई है, क्या कारण है तुझे बुलाने का। छड़ी की आवाज से भी डराया, पर उसके बाद उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टा बाबा के हर सवाल पर वो अपने आप को ही तकलीफ दे रही थी, यानी गोदा काकी को। आखिरकार उन्होंने सवाल करना ही बंद कर दिया। सबसे आखिर में बाबा ने कहा, तुझे जो चाहिए वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे यहां से जाना होगा। तेरा शिकार खुद तेरे पास आएगा, खुद तुझे वो ला कर देगा। पर वो एक बार में नहीं मानी। काफी देर शांत रहने के बाद उसने कहा, इंतजार करूंगी, बस इस अमावस तक। जितना इंतजार कराओगे उससे ज्यादा भयानक मौत दूंगी तुम्हें। बाबा जानते थे कि अमावस आने में बस 2 दिन बाकी थे और उन 2 दिनों में सब कुछ ढूंढना और करना था। बाबा ने छड़ी पटक कर उसे वचन दिया और उसी के साथ गोदा काकी बेजान होकर वहीं घेरे में गिर पड़ी। उसका पति उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा और उसे उठाकर बगल में एक बिस्तर पर रख दिया। वो रात मेरे लिए सबसे भयानक रात थी। गोदा काकी को सुबह कभी होश आया, लेकिन वो उल्टियां ही किए जा रही थी। मैं अपने घर में सहम कर बैठा हुआ था। उस दिन मेरी मां ने एक पल के लिए भी मुझे दूर नहीं किया था। गली में पूरा सन्नाटा था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई खेल नहीं रहा था, सब अपने अपने घरों में थे। उसी दिन दोपहर पापा ने दरवाजे में आकर मां को कुछ इशारा किया। मां ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे कहा, हमें बस एक आखिरी बार गोदा काकी के घर जाना होगा, तुझे मुझ पर विश्वास है ना?
सब ठीक हो जाएगा। वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा शरीर फिर से कांपने लगा। पर मेरी मां ने मुझे 10 से 15 मिनट तक वैसे ही पकड़ कर रखा और वो मुझे सहलाती रही। वो मुझे समझाती रही कि मुझे जाना ही होगा और यही मेरे लिए अच्छा होगा। मैं जान चुका था कि वहां जाने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था। मां मुझे उठाकर गोदा काकी के घर ले गई। शाम होते होते वो बाबा फिर गोदा काकी के घर आ गए। इस बार उन्होंने सामान्य कपड़े पहन रखे थे, किसी आम इंसान की तरह। वो आकर गोदा काकी के पास बैठ गए। गोदा काकी बिस्तर में बेजान पड़ी थी। उसने भरी हुई आंखों से एक नजर मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उसे भी मेरे साथ रात जो कुछ हुआ था उसका दुख था, पश्चाताप हो रहा था। अंदर ही अंदर वो अपने आप को कोस रही थी। बाबा ने मुझे और मेरी मां को बैठने का इशारा किया और फिर काकी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? वो तुम्हारे पीछे कैसे आ गई? तुमने क्या किया था? सब बताओ मुझे। गोदा काकी ने मुझसे अपनी नजर हटा ली, आंखें बंद की और एक बारीक आवाज में बोलना शुरू किया। उसने एक जगह का नाम लिया जो मैं यहां नहीं बता सकता, पर काकी ने जो बताया वो ऐसा कुछ था। एक रोज मैं उस पहाड़ी जैसी जगह पर भगवान के दर्शन करने चली गई थी। बच्चे के लिए मन्नत मांगने गई थी। वही नीचे उतरते वक्त एक औरत मुझे मिली। नहीं जानती कि वो कौन थी। उसने कहा कि तुझे वो सब मिल जाएगा जो तू चाहती है, पर उसके लिए मुझे उसके साथ चलना होगा। मैं नहीं मानी। मैं आगे चलती रही। उसने ये भी कहा कि भगवान भी एक बार देने में देर कर देगा, पर हम नहीं। मैं उसकी बातें सुनते चली गई और पता नहीं चला कि कब मैं उसकी बातों में आ गई। उसके साथ चली गई, उसके पीछे। हम पहाड़ उतरकर एक अनजान जगह पर चले गए थे। वो वहीं पहाड़ी के नीचे थी, पेड़ों से घिरी हुई एक अजीब सी जगह। वहां जाकर मैंने देखा, वहां कई सारी औरतें बैठी हुई थी, सब एक जैसी, हरे रंग की साड़ी, हरे चूड़ियां और अपनी गर्दन झुकाए। उनके चेहरे उनकी बालों से ढके हुए थे। तभी उस औरत ने कहा, यहां जो औरतें बैठी है ये भी तुम्हारी तरह थी, लेकिन अब इनकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। इनमें से किसी भी औरत को चुन लो। उसके सामने जो पत्थर रखा है उसे उठाकर बस निकल जाओ, फिर मैं जो चाहूंगी तुझे मिल जाएगा। मेरे मन में फिर भी सवाल था कि इससे इन्हें क्या मिलेगा। उस औरत ने मुझे कहा, ये सभी मुक्ति चाहती है, इन्हें मुक्ति मिल जाएगी और तुझे जो चाहिए वो। जब इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, इन्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, तो वो तुम्हें वो देगी जो तुम्हें चाहिए। उसके बाद उतारा होगा। एक दिन तुम्हें भी यहां आना होगा। इसी तरह बैठकर तुम्हारे अंदर जो है उसे उतारना होगा और वो उतारा फिर किसी और को सौंपना होगा। यहां ऐसे ही सौदा होता है। बस अब ज्यादा सोचो मत। जा उठा ले पत्थर को और निकल जा। मैं समझ रही थी कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैं एक औरत के पास चली गई। देखना चाहती थी कि वो कौन है। उनका चेहरा तब भी नीचे था, बालों के बीच ढका हुआ। मैंने उसके सामने पड़ा एक बारीक पत्थर उठाया और उसे गौर से देखने लगी। तभी मेरे पीछे खड़ी औरत ने एकदम से वो पत्थर मेरे मुंह में डाल दिया। वो इतना जल्दी में हुआ कि मैं एकदम से उसे निगल गई। उसी पल वहां बैठी औरत ने अपनी गर्दन उठाकर ऊपर देखा। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरा काला अजीब सा था। उसे देख मेरी हालत एकदम से खराब हो गई। मैं पीछे दौड़ने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, पर मैं बस दौड़े जा रही थी। ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी मैंने दौड़ते हुए पीछे देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था, कोई औरत नहीं थी। सभी औरतें एकदम से गायब हो चुकी थी। डर के मारे भागते हुए मैं वहां से बाहर आ गई और सीधे घर चली गई। मुझे समझा ही नहीं कि वहां क्या हुआ था। घर आकर मैंने उस पत्थर को अपने अंदर से निकालना चाहा। बहुत कोशिश की, पर वो नहीं निकला, और शायद आज निकला है।
बाबा को शायद उस जगह के बारे में पता था। उन्होंने काकी को हाथ से इशारा कर बस शांत किया। गोदा काकी ने रात भर बहुत उल्टियां की थी और उसी में वो पत्थर भी गिर चुका था। बाबा ने एक नारियल लिया। उस पत्थर को और नारियल को गोदा काकी के शरीर से 13 बार उतारा यानी 13 बार उन्होंने उसके सर से लेकर पांव तक गोल घुमाया और फिर वो मेरे पास आकर बैठ गए। बाबा ने एक लाल कपड़े में एक नारियल रखा, उसे ऊपर से कुमकुम पोत दिया, उस पर भस्म लगाया और फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, उस नारियल पर लगाया और मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें बंद की और एकदम से तेज दर्द हुआ। मैंने हाथ झटका तो बाबा ने मेरे हाथ को कसकर खींचा और फिर से नारियल पर पकड़ कर रखा। मैंने देखा कि मेरे हाथ से खून बह रहा था और मेरा खून नारियल के ऊपर गिर रहा था। नारियल पूरी तरह खून से भीग गया। तब बाबा ने उस नारियल को लाल कपड़े में बांधा और उसी तरह के दूसरे कपड़े से मेरे हाथ को भी बांधा। फिर उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा बांध दिया। उसे बांधते हुए उस सफेद कपड़े में वो पत्थर डाला और वो सब होने के बाद उन्होंने फर्श पर पड़े मेरे खून से उस सफेद कपड़े पर कुछ निशान बनाए। उसके बाद उन्होंने मां को बताया, ये औरत तो बस एक माध्यम थी। उसने शिकार के रूप में तेरे बेटे को चुना है और इसे बचाने के लिए इसे खुद वहां जाकर ये उतारा रखना होगा। मैं तो उनकी उस बात से ही डर गया था। इतना सब कुछ होने के बाद किसी ऐसी जगह पर जाना मेरे लिए मौत के बराबर था। मैं उनकी बात मान नहीं रहा था, बस रोए जा रहा था, उनके सामने हाथ जोड़ रहा था। फिर बहुत समझा बुझाकर सबने मुझे वहां जाने के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता होगा, इसलिए हम अभी जाएंगे और अंधेरा होने से पहले वापस भी आ जाएंगे। कल अमावस्या है, कल हमें वक्त नहीं मिलेगा। जो करना है आज ही करना होगा। उन सब ने मुझे हिम्मत दी और फिर हम सभी 2 टैक्सियां कर उस पहाड़ की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचे तो बाबा ने सबको नीचे ही रास्ते पर रुकने के लिए कहा। फिर वो मेरे हाथ को पकड़कर आगे चल पड़े। हम पहाड़ के नीचे से चल रहे थे। कुछ आधा घंटा चलने के बाद हम एक घनी झाड़ियों की जगह पर पहुंचे। सच में वो जगह भयानक थी। सूरज अब डूबा भी नहीं था, लेकिन दिन में भी वहां अंदर घना अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। बहुत कम रोशनी थी। बाबा ने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा कि आगे जाकर एक पेड़ के नीचे इस नारियल को रख कर आओ और जितना हो सके उतना अंदर चले जाना और इसे भी पकड़ो, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने पास की छड़ी मेरे हाथ में दे दी। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला ही आगे जा रहा हूं। मैंने मुड़कर देखा तो बाबा पीछे ही खड़े थे। आप नहीं चलोगे मेरे साथ? उन्होंने ना में अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, मुड़कर मत देखना, हो सकता है वो तुम्हारे पीछे आ रही हो। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, कभी अंदर देखता तो कभी बाहर, और फिर से चलने लगा। मुझे अपने आप से ज्यादा छड़ी पर भरोसा था। मैंने देखा था कि वो छड़ी से डरती थी और फिर मैं अंदर चला गया और अंदर चला गया। जब तक मुझ में हिम्मत थी अंदर जाता रहा और एक जगह पर जाकर मुझे लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। मैंने वहीं एक पेड़ के पास वो उतारा रख दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। एकदम से अचानक से मैं पीछे मुड़ा। एक औरत खड़ी थी वहां, बड़ी बड़ी सफेद आंखें, अजीब भयानक सी मुस्कान और वहीं हरे रंग की साड़ी। उतारा लाया है? मैंने अपने हाथ की काठी को ऊपर हवा में उठाया। लगा कि वो डर से पीछे हट जाएगी। उसने अजीब आवाज में मुझे कहा, इसका यहां कोई काम नहीं, जा, छोड़ दिया तुझे, सौदा पूरा हुआ, पर फिर कभी यहां आने की हिम्मत नहीं करना, सीधे यहां से बाहर चले जा, मुड़कर पीछे मत देखना। उस पल मैंने महसूस किया कि वहां कोई है जो पेड़ों के पीछे छुप छुप कर मुझे देख रहा है। उनकी बस सफेद डरावनी आंखें दिखाई दे रही थी मुझे। फिर मैंने देखा कि वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर पेड़ के पीछे वो आंखें थी। मैंने अपनी नजर झुका ली और बिना ऊपर दाएं बाएं देखे वापस जाने लगा। कुछ देर बाद मैं वहां से बाहर निकला। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बस सीधे चलते रहने को कहा।
मैंने चलते चलते ही बाबा से कहा, वो छड़ी से नहीं डरी। जानता हूं, नहीं डरेंगी। वो बहुत सारी थी, उनकी ताकत भी ज्यादा थी, पर अगर मैं तुम्हें छड़ी नहीं देता तो शायद तुम अंदर भी नहीं जाते। ये तुम्हारे लिए थी, उनके लिए नहीं, पर उन्होंने उतारा स्वीकार किया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम वहां से वापस घर जाने निकले। मेरी मां, मेरे पिताजी और पड़ोस के कुछ लोग भी थे। सभी मेरी हिम्मत की दाद दे रहे थे और रास्ते भर मेरे ही बातें में बातें कर रहे थे। फिर जब हम घर पहुंचे तो देखा कि गोदा काकी और उनका पति उसी दिन घर को छोड़कर जा रहे थे। काका गाड़ी में, टेम्पो में घर का सामान भर रहे थे। पड़ोस के लोग उन्हें मदद कर रहे थे और गोदा काकी चादर लिपटे एक कोने में बैठी हुई थी। मां पिताजी उनसे मिलने चले गए, उन्हें समझाने लगे, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। काका ने बस इतना कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव रहने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी कोई नहीं चाहता था कि वो उस घर को छोड़कर चले जाए। सब सामान भरने के बाद सबसे आखिर में गोदा काकी अपने पति के सहारे से चलते हुए गाड़ी में जाकर बैठ गई। उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। उस एक दिन में उसका मांस सूखकर हड्डियों से चिपक गया था, चेहरे पर गड्ढे बन गए थे। गोदा काकी ने एक आखिरी बार नजर उठाकर मुझे देखा और फिर से चादर से अपने चेहरे को ढक लिया। उसे देख मुझे अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि दया आ रही थी। भरी आंखों से उसने सबको अलविदा किया और वो दोनों वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद गली में एक खबर हवा की तरह फैल गई। यहां से जाने के बाद अगले दिन गोदा काकी का देहांत हो गया था। लोगों को बहुत दुख हुआ इस बात से, मुझे भी। मां तो इस खबर को सुनकर बहुत रोई थी। उसने कहा था मुझे कि सौदा पूरा हुआ है। कैसा सौदा? कौन सा सौदा? कहीं गोदा काकी ने मेरे बदले अपना खुद का सौदा तो नहीं किया था? पता नहीं कैसा सौदा हुआ था। फिर दिन बीतते चले गए और धीरे धीरे समय की परतों ने उस डरावनी याद को भी ढक दिया। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, मेरी आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे एनिमेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपनी ही पुरानी बेहतरीन कहानियां एनिमेशन फॉर्मेट में उस चैनल पर जल्द ही अपलोड करने जा रहा हूं। एनिमेशन में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको कहानियां बेहतर होती दिखाई देंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।